नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और इस मेरे सीधे प्रसारण में दो और प्रजातंत्र के प्रहरी हैं जो 3 दशकों से भी ज्यादा पत्रकारिता में जुड़े हैं। एक 5 दरियाओं की धरती पंजाब से हैं, श्री राकेश शांति दूत जी। अक्सर मेरे कई कार्यक्रम में आप देखते होंगे, देश की राजनीति की बात हो या पंजाब की बात हो या जम्मू कश्मीर की, राकेश शांति दूत जी हमें दर्शकों को बहुत नया चीज सिखाते रहते हैं। और आज पहली बार बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, श्री रविंदर वासन, देवभूमि हिमाचल से हैं, काफी लंबे समय तक पत्रकारिता में हैं और देश के 2 प्रमुख समाचार पत्रों से वो जुड़े हैं। आज विषय है कि कल एनडीए की नई सरकार बनी है। दोनों ही राज्यों में बात करें, देवभूमि हिमाचल और 5 दरियाओं की धरती पंजाब में कुछ थोड़ा नया हुआ है और उस पर उसका असर क्या हो, यही बात करेंगे। सबसे पहले हम 5 दरियाओं की धरती श्री राकेश शांति दूत जी पर चलते हैं। राकेश जी, पहली बात तो धन्यवाद, आपने बड़े शॉर्ट रिक्वेस्ट में आपने निमंत्रण स्वीकारा। राकेश शांति दूत जी, पंजाब में थैंक यू। पंजाब में कुछ नया सा हुआ है। भाजपा ने कुल मिला के अपनी पैठ बना ही ली है। एक बहुत जाने माने कांग्रेस के नेता, वेरी हैंडसम, और पीछे उनका जो कहते ना पिछोकड़, उनका इतिहास पारिवारिक बहुत सख्त है। वो शहीद बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके पोते हैं, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस की वो जान थे। कहा जाता है कि वो कांग्रेस के गांधी जी परिवार के बहुत क्लोज थे, मगर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भाजपा को अपना, लुधियाना से चुनाव भी लड़े, मगर वो चुनाव भाजपा की टिकट पर हार गए। इसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हें, जब मेरे पास आइए और आपसे बात करनी है, तो शांति दूत जी, मैं काफी, हमारा पत्रकारिता का काम ये होता है, सवेरे सवेरे जब तक आम जनता जनार्दन उठे, हम सारे अखबार आजकल खंगाल लेते हैं, थैंक्स टू आजकल के जो भी ई पेपर चलता है। मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, पंजाबी ट्रिब्यून में लिखा है कि जब इन महाशय को प्रधानमंत्री ने बुलाया, ये फटाफट तैयार हो गए। कहते उस समय इन्होंने सफेद शर्ट, गुलाबी टाई पहनी हुई थी और प्रधानमंत्री के आवाज से थोड़ी दूर से, मगर ये ट्रैफिक में फंस गए। तो ट्रैफिक वालों ने देखा, जो लोग थे, वीआईपी थे, कि एक शख्स जो सफेद शर्ट, गुलाबी टाई, फर्स्ट का दस्तार बांधे, लंबा ऊंचा, वो जो भाग रहा है, और उसके साथ सिक्योरिटी वाले भी, चूंकि बहुत लंबी लाइन थी प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उनको प्रधानमंत्री ने समय दिया था और वो अंततः पहुंच गए। और शायद तब उनको पता भी नहीं था मैं मंत्री बनूंगा। एक पराजित उम्मीदवार को 5 दरियाओं की धरती पंजाब में कांग्रेस से आए हुए को लाना, शांति जी आपका असीम अनुभव है, दर्शक इस कार्यक्रम में जानना चाहेंगे। जी, आपने शुरू में एक चमक कहा कि भाजपा ने आखिर पंजाब में अपनी पैठ बनाई दी, तो मैं से इस ढंग से कहना चाहूंगा कि भाजपा ने पंजाब में अपनी पैठ नहीं बनाई, एक नया तजुर्बा किया है। क्योंकि भाजपा, जब से अकाली दल भाजपा गठबंधन टूटा है, भाजपा गठबंधन के समय भी अपने आप को सीमित रखते आई। जहां तक उनकी 23 सीटों पर वो लड़ते थे, उसने पैठ बनाने की कोशिश ही नहीं की और वो बादलों के प्रभाव में अपना विस्तार ही नहीं कर पाए। उसके बाद से जब अलग हुए हैं, तब से इनके नित्य तजर्बे हो रहे हैं। पहले अकाली दल से टूटे हुए सुखदेव सिंह ढींडसा पे तजर्बा किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बनवा कर तजर्बा किया। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रभारी उस समय दुष्यंत गौतम थे पंजाब के लिए, उन्होंने कहा था कि हम दलित चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हालांकि पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटजी को उन्होंने जिस जल्दबाजी में पहले निकाल दिया, उस वजह से वो भी उनका जो है वो फेल हो गया, विफल हो गए उसमें वो। और विधानसभा में भाजपा को जो उससे पहले की सीटों की जो शेयर था, उनका जो वोट शेयर था, उससे भी कम चला गया। और जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब 2014 में मोदी जी का तूफान चल रहा था पूरे देश में, 2019 में भी चल रहा था, तो उस समय एक तजुर्बा, जो उस समय भी जो सिख जो समुदाय है, उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी जो, या उनकी सबसे बड़ी राइवल जो है कांग्रेस, उसको लीड
कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे, तो तब सिखों की बहुतायत, जो सिखों की डोमिनेंसी है जो पॉपुलेशन की वजह से पंजाब में, अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर वही अमरिंदर सिंह को जब साथ लेकर तजर्बा किया बीजेपी ने एक अलग पार्टी बनवाकर, तो उस अमरिंदर सिंह को सारे पंजाब में 50,000 से ज्यादा वोट उसकी पार्टी को नहीं पड़े। इस बार उस अमरिंदर सिंह की जो धर्मपत्नी है महारानी परनीत कौर, वो तीसरे नंबर पर रही है। तो ये एक नया तजुर्बा है भाजपा का, भाजपा की कोई पैठ नहीं है। हालांकि भाजपा ने जिस कार्ड को खेला था पहले की, वो उनकी एक प्लानिंग थी कि हम दलित और जो जाट को आमने सामने खड़ा कर देंगे, तो पोस्ट पोलराइजेशन में हम कुछ अपने वोटों के साथ हम डोमिनेट कर पाएंगे। उनका ये कार्ड पिछली बार फेल हो गया था, लेकिन इस बार इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हालांकि पूरे देश में शायद जो श्री राम मंदिर अयोध्या कार्ड है उस ढंग से नहीं चल पाया, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं हिंदू पोलराइज हुआ और एक मुश्त जो वोट है हिंदुओं का, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया। लेकिन इसी वजह से जो पोलराइजेशन दूसरी तरफ हुई, वहां पे उन्हीं दलितों और छात्रों ने इकट्ठा होके एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस के खेमे में डाल दिया और कांग्रेस 7 सीटें यहां से ले गई। कांग्रेस ने 13 में से 7 सीटें जीती और हालांकि अकाली दल, हालांकि कांग्रेस और आप का यहाँ अलायंस नहीं था, लेकिन फिर भी आप जो है 3 सीटों पर गई और 2 जो थे वो हार्ड लाइनर कह लीजिए, या जो एक धारा में लेफ्टिस्ट कह लीजिए, जो सिख धारा के लेफ्टिस्ट लोग हैं, 2 प्रत्याशी वो जीते हैं। और एक जो अकाली दल की जीती है हरसिमरत कौर, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू है, उनके बारे में भी कहा जाए कि वो भी तोड़ तोड़ की सीट वजह से, जैसे कि राम रहीम को अंतिम समय में केस में वो उनको उनको बरी कर दिया गया था। तो उस लिहाज से भाजपा ने जो रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया है, ये भी एक नया तजुर्बा करने जा रही है भाजपा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस में जब अमरिंदर सिंह के कद का आदमी, जिसने मोदी के तूफान में सरकार बनाई थी कांग्रेस की, वो जब कांग्रेस छोड़ के उनके साथ आए, तो उसको 50,000 वोट भी टोटल नहीं पड़ी और इस बार वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जबकि हालांकि हार रवनीत बिट्टू भी गए हैं। तो इससे पहले भी कई तजर्बे बीजेपी ने ऐसे किए। आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने अरुण जेटली जी को वहां से लाके यहाँ किया था, उस समय ये तो चल रहा था कि इंटरनल जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें जेटली को हरवाकर मंत्री बनाने की एक योजना थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कद के आदमी थे। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी को अमृतसर से लड़ाया गया और हरदीप सिंह पुरी हारे होने के बावजूद मंत्री बनाए गए। तो इसी तरह से इस बार एक बार फिर से वैसा ही तजुर्बा हो रहा है कि जो अभी इनिशियली जो स्टार्ट में एक प्रभाव आ रहा है, वो कहते हैं कि जाट समुदाय को अपनी तरफ जोड़ने के लिए उन्होंने बेअंत सिंह को के पोते को दोबारा से अपने साथ लिया है। और बेअंत सिंह, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पंजाब के काले दौर में बेअंत सिंह जी की जो भूमिका थी, उसमें हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो है उस वजह से कांग्रेस को पसंद करता था। तो उस दृष्टि से कांग्रेस ने एक नया कार्ड खेला कि हारने के बावजूद जो है उन्हें मंत्री पद दिया है और शायद स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद दिया है। और अभी मुझे ये भी लगता है कि आगे बढ़ेंगे वो जो जाट और दलित का वो एक इकट्ठा करके, मतलब वो करना। अब जो जैसे पहले कहते थे कि दलित और जाट को आमने सामने खड़े कर देंगे, लेकिन अभी दलित और जाट ने मिलके जो है भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि बेशक उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन बेसिकली जो है वो उस कार्ड ने भाजपा को मारा है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, जो 3 सीटें जीतती थी लोकसभा में। भाजपा अकाली दल के साथ 3 सीटें जीतती थी। तो इस समय पंजाब में जो सिख समुदाय भी बड़ी तादाद में आप और अकाली दल दोनों से रुष्ट है, इसलिए उसके पास अवेलेबल विकल्प में से कांग्रेस था, उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल दिया और वो जो दलित और जाट जिसको अलग अलग कर रहे थे, अब ये फिर से एक तजुर्बा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले समय में भाजपा जो पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष पद है वो भी जो कांग्रेस से आए हुए किसी दलित नेता को सौंपेगी। और अब दलित जिस वजह से ये भाजपा हारी है इस चुनाव में, लोकसभा में पंजाब में, तो मुझे लगता है कि वो उसी कार्ड को फिर से एक तरह खुद प्रयोग करने के लिए कि विधानसभा में ये प्रयोग किया जाए। तो मैं ये आपके वो इस बात को ये कहना चाहूंगा कि भाजपा की पैठ नहीं बनी, भाजपा को एक नया तजुर्बा करने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि वो खुद, उनकी जो सरकार है वो बैसाखियों वाली सरकार ही सही, लेकिन दोबारा सरकार आ गई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पैठ नहीं बनी,
एक नए तजर्बे की ओर पंजाब में भाजपा बढ़ रही है। लेकिन इसका एक मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, वो ये है कि रवनीत बिट्टू के मंत्री बनाते ही सोशल मीडिया पे ये बाढ़ आ गई कि भाजपा के कर्मठ नेता, टकसाली नेता रवनीत बिट्टू को मंत्री पद दिया गया व्यंग के रूप में। यानी कि भाजपा में दलित जो पुराने नेता थे, जाट नेता थे, जो 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 जब दलित जब भाजपा इन लोगों के लिए अनटचेबल थी, तब से वो यहाँ इनके साथ आए हुए हैं, उनको इग्नोर किया गया है। तो भाजपा के अंदर भी एक ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि भाजपा पंजाब के संदर्भ में तजर्बा दर तजर्बा कर रही है। तो इसलिए इंतजार करना पड़ेगा कि ये तजर्बा विधानसभा में अभी 3 साल पड़े हैं, क्या होता है। राकेश शांतिदू जी, मैंने आपको थोड़ा टीज भी इसलिए किया था क्योंकि मैं उदाहरण मेरे सामने आप ना केवल पंजाब में मुझे आप टीज ना करें, क्योंकि मैं भाजपा के पक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे तो मेरी तो निष्पक्ष राय है, मेरी राय तो एक निष्पक्ष राय है जर्नलिस्ट के रूप में। बिल्कुल, मेरा तो हो सकता मेरा कलम गलत भी हो, लेकिन मेरी समझ में जो मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल शांति जी, वो गलत नहीं है, क्योंकि रविंदर वासन जी से आज से हम लोग 30 सालों से परिचित हैं, और चाहे आप कहीं भी करें, दूरदर्शन में करें, बीबीसी में करें, अब्रॉड में करें, तो मैं आपको पूरा फॉलो करता हूं और वी आर स्टिल ए गुड फ्रेंड। एक समय था हमने एक ही छत के नीचे काम किया था, एक ही संगठन में काम किया था। मैंने बात इसलिए जोड़ी क्योंकि मैं भी अपनी बात सिर्फ मैं एक एंकर की भूमिका नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी। मेरे शांति जी, यहाँ पर जो मैंने आपको बात की, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी सेवानिवृत्त हुए तो वाजपेयी जी का गला था, उन्होंने प्रशंसा की, तो लग गया था कि बस गुलाम नबी आजाद अब भाजपा के पाले में आएंगे। वो डायरेक्टली तो नहीं आए, इनडायरेक्टली आए। और शांति जी कहते हैं कि वो जरा एक अच्छा जो एक खनसामा है ना, वो चावल बने हुए एक दाना निकाल के देख लेता है कि चावल गल गए कि नहीं गल गए। वैसे पत्रकारिता में आपका और रविंदर वासन का है। जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ा, आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर आए थे, तब भी हमने वो किया था, और मैंने कहा था कि गुलाम नबी आजाद अब बस समाप्ति की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल शांति जी, वही हुआ। उसको बी टीम में यहाँ बनी और उसको कहा गया बीजेपी की बी टीम। तो गुलाम नबी आजाद तो कहते कश्मीरी में एक शब्द है मुकलिव, खत्म हो गए, और ऐसे एक और है वो भी समझिए खत्म हो गए। तो लगता है रविंदर बिट्टू के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अब यही चीज आपने बड़े अच्छी तरीके से आगे रखी, और भाजपा को यहाँ भी बहुत भारी नुकसान हुआ। यहाँ तो भाजपा रणछोड़ बन गई, 3 कश्मीर की सीटें पंजाब में डिसाइड एक्चुअली मुझे हरबंसी लगता है कि क्योंकि पंजाब में बेसिकली बहुत लंबे समय तक इसी कार्ड की वजह से जो कांग्रेस है वो हिंदुओं या जो लिबरल लोग हैं उनकी पार्टी बनके लंबा समय राज किया उन्होंने। भाजपा को बहुत देर से ये पता है कि जब हमें विकल्प बनना है तो कांग्रेस का विकल्प बनेंगे तो पंजाब में हम शासन कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि भाजपा ने पहले तो ये डिसीजन बहुत लेट लिया है कि हम उनका विकल्प बन पाएंगे कब। लेकिन एक तरफ भाजपा का पूरे देश में नारा था कि कांग्रेस मुक्त जो देश बनाना है, लेकिन खुद पंजाब में कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। आज भाजपा की सारी लीडरशिप जो है वो कांग्रेस कल्चर से जुड़े या कांग्रेस से आए जो लोग हैं उनके हाथ में जा रही है। तो ये एक अपने आप में जो वो क्या कहते हैं ना कि मतलब एक मतलब अंग्रेजी का एक शब्द होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में तो उसका नतीजा सामने है जी। अब रविंदर वासन जी चलते हैं देवभूमि हिमाचल में। रविंदर जी, बड़ा आपका तजर्बा है। जगत प्रकाश नड्डा जी पहले भी हेल्थ मिनिस्टर रहे, राष्ट्रीय प्रधान रहे और बहुत कुछ किया, मगर अब वो राष्ट्रीय प्रधान से हटकर चूंकि सांसद भी बने, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और जो अनुराग ठाकुर जी थे वो भी जीते मगर मंत्री थे, मगर उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब देवभूमि हिमाचल में जो सीटें हैं भाजपा सभी 4 पर जीते हैं। आपका अनुभव क्या कह रहा है रविंदर वासन जी कि अदला बदली जो की है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ सीट अलग हो जाएगी, अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो राष्ट्रीय प्रधान बन जाएंगे और उनको तो मंत्री बना दिया गया, या कुछ और होगा, या
अनुराग ठाकुर जी को एक तरीके का साइड लाइन कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं आप? जहां तक मेरा मानना है सर कि उनको साइड लाइन तो नहीं किया गया है, क्योंकि उनका कदम काफी ऊंचा है। हिमाचल में वो स्टार प्रचारक रहे हैं, स्टार नेता भी रहे हैं, और उन्होंने भाजपा की पॉलिसियों को काफी अच्छा यहाँ से वेटेज दी है हिमाचल में की जनता से। तो आई थिंक मेरे ख्याल उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। अब शायद हो सकता है वो भाजपा के प्रेसिडेंट भी बन जाएं, क्योंकि वो काफी एक बेबाक नेता हैं और उनका पकड़ काफी अच्छी है। हिमाचल में काफी अच्छी पकड़ है उनकी, और हिमाचल के लिए काफी किया भी उन्होंने, काफी है। तो मेरे हिसाब से कि उनको मेरे ख्याल अब ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएं, उनको शायद कोई बड़ी जिम्मेवारी दें। धन्यवाद रविंद्र बासु जी, अपने अनुभव साझा किया। दोबारा राकेश शांति दूत जी आपके पास आता हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि जो रणनीति बनाई है वो कहाँ गई। आपने बिल्कुल ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए प्रक्षेप किया। बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में आपके पंजाब की बात करें तो आपने पहले इशारा कर दिया है, दो ऐसे शख्सियत जो हैं वो प्रजातंत्र के मंदिर में पहुंचे हैं। वो थोड़ा सा अचंबा, और उसके बाद हिमाचल से ही एक फिल्म अभिनेत्री जिन्हें एक सम्मान भी बहुत बड़ा भारत सरकार ने दिया है, कंगना को, वो जैसे एयरपोर्ट चंडीगढ़ से आती हैं और उनको एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महिला ने एक थप्पड़ मारा। ये शांति जी संकेत क्या देता है? चूंकि ये सारे पंजाबी हैं तो आपका अनुभव लेना चाहूंगा, ये सारे ही पंजाब से हैं, ये क्या दर्शाता है? एक बार दोबारा कहेंगे मेरे आपने? शांति जी, मैं ये आपसे जानना चाहता था, बिकॉज आपके पास असीम अनुभव है। पंजाब से जो कुछ लोग जीते हैं, खडूर साहब से या दूसरे से, इसके बाद दो चीजें, दोनों पंजाबी हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो महिला थी कांस्टेबल, वो भी पंजाबी है, उसकी शादी जम्मू में हुई है। एयरपोर्ट पर जो उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और ये कहा कि मुझे तूने मेरी माँ को गाली दी थी, ऐसा उसने कहा, ये सारा पंजाबियों के द्वारा किया गया है। इसका इम्पैक्ट पंजाब में पंजाबियों में क्या पड़ सकता है? ये भी बात मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रही कि ये सारा पंजाबियों की तौर से किया गया है। देखिए, इस सारे में जो दो लोग, जो मैंने शुरू में कहा था कि जो पंजाब की एक बड़ी कम्युनिटी में जो लेफ्टिस्ट कहे जा सकते हैं, बस विद इन राइटिस्ट, जो मतलब वहां के लेफ्टिस्ट उनमें, जैसे मान लीजिए हम उन्हें कह सकते हैं कि वो हार्ड लाइनर हैं, थोड़ा ऐसा उन्हें कहा जा सकता है, जैसे अमृतपाल की बात करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी जिसे पंजाब में हम कहते हैं, हालांकि मैं पंजाब में हिंदू सिख की आइडेंटिटी को मैं बिलीव नहीं करता, और मैं कहता हूँ कि ये वजह जो कांग्रेस और अकाली दल भाजपा गठबंधन ने एक पॉलिटिकल अलायंस को जो हिंदू सिख अलायंस कह के खड़ा किया है, वो भी पंजाब के प्रति एक कंस्पिरेसी लगती है मुझे, क्योंकि पंजाब की आइडेंटिटी पंजाबियत की थी, पंजाबी थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, मुस्लिम थे, कोई भी थे, पंजाब की फिलॉसफी गुरु फिलॉसफी वही है। और मुझे ये लगता है कि जब सरकार अगर चाहती है, एक तरफ तो मतलब अमृतपाल सिंह को सरकार ने एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति समझ के जो है वो डिब्रूगढ़ तक ले गए, उसे वहां डिटेन किया हुआ है। इज नॉट अरेस्टेड, बेसिकली वो डिटेन्ड है अमृतसर डिप्टी कमिश्नर के पास, लेकिन उन्हें रखा वहां गया हुआ है। और जब सरकार, वैसे तो वो जब अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ने की मन बना लेते हैं, जो व्यक्ति देश की धारा से बाहर है, वो एकदम से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अपनी आसक्ति नहीं मैं कहूंगा, आस्था व्यक्त करता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसका मतलब है कि उसने वो हार्डलाइनर साइड छोड़ दी है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी बात करना चाहता है।
तो यहाँ आकर तो फिर उसको फ्री कर दिया जाना चाहिए था। तो अगर उसको फ्री नहीं किया गया तो फिर सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है कि एक मतलब जिसे वो एक हार्ड लाइनर, एक हार्ड कोर समझ के इतनी दूर बंद कर दिया है। सरकार अगर चाहती तो क्या मुश्किल है कि सरकार के लिए कि किसी एक डॉक्यूमेंट में कह दे कि ये डॉक्यूमेंट फिट नहीं है, उसकी उसकी नॉमिनेशन ही नहीं हो सकती। तो इसके कई मायने होते हैं। तो इस तरह से अब कम्युनिटी की बात करें तो उनके पास जहाँ पे, क्योंकि वो जो बेसिकली खडूर साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो जहाँ हार्डलाइनर सोच के लोग ज्यादा हैं, वो लोग वहां ज्यादा हैं। तो इसलिए वो बड़ी तादाद में वोट और क्योंकि सिख कम्युनिटी के पास खास करके कुछ हार्डलाइनर होंगे, कुछ वैसे भी होंगे जिनके पास विकल्प नहीं था। उन्होंने देखिए ना, जब आम आदमी पार्टी को भी 92 सीट्स के साथ यहाँ जिताया गया, वो इसलिए नहीं जिताया गया कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा इतिहास था, बड़ी अच्छी पार्टी थी। पंजाब के लोगों के पास विकल्प ही नहीं था। उन्हें कांग्रेस से भी उस समय ये थी कि ये भी भ्रष्ट लोग हैं, उन्हें अकाली दल भाजपा से भी ये था कि इन्होंने बेअदबियों के दौर है, ये भी भ्रष्ट लोग हैं। उनके पास विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी ने पंजाबियत को एक्सप्लॉइट करके राज कर दिया 92 सीटों के साथ। लेकिन जल्दी जल्दी फिर अब वो उनके प्रति भी मोह भंग हो गया। और अभी उनके पास जो विकल्प, एक बड़ा विकल्प था लेसर इवल के रूप में कांग्रेस, वहां कांग्रेस जीत गई। और जहां जहां उनके पास अपने लोग थे वहां उनको वोट डल गई। तीसरी बात आपने जोड़ी कंगना रनौत की, कि कंगना रनौत हमारे लिए अब पहले वो हम उनके प्रशंसक हो सकते थे बतौर बॉलीवुड अभिनेत्री, लेकिन अब वो हमारे लिए ऑनरेबल है क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे भी चुने गई, जैसा भी मतलब उन्हें हिमाचल के एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में चुना, तो वो एक सम्मानित हमारी दृष्टि में, हमारे प्रशंसक होने के साथ साथ वो हमारे लिए सम्मानित भी है। तो जब एक घटनाक्रम ऐसा होता है, कंगना रनौत का जो टेम्परामेंट है वो सब जानते हैं कैसा है। किसान आंदोलन के दौरान भी, उससे पहले भी अगर उनकी फिल्म लाइफ को भी खंगाला जाए तो उनके टेम्परामेंट की, उनकी जीवन शैली का कोई छुपी हुई नहीं है। उनका टेम्परामेंट कैसा है वो सब पता है। तो जब वो चुनकर आती है, अगर उस समय के पहले अगर आप उनके इस घटना से पहले की वीडियोस एंट्री के समय भी देखते हैं तो वो जो उनका एटीट्यूड है वो झलकता है उनके अंदर से। एक अभिनेत्री का एटीट्यूड हो रहा है, और फिर जब उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत सी आ गई, हालांकि ये ताकत नहीं होती, बेसिकली ये सेवा होती है, लेकिन वो एटीट्यूड अंदर घुसते हुए झलकता है, मेरे लिए ये करना, मेरे लिए ये करना। और फिर वो जब अंदर जाती हैं तो ये घटना घट जाती है। हालांकि ये घटना क्यों घटी, उसके भी जब आप सारे विजुअल्स को जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं बोथ साइड पे प्रोवोकिंग की बात आती है कि बोथ साइड प्रोवोक हुआ है। दोनों तरफ से ये जो सीमाएं लांगी गई हैं उसकी कोई वजह है। तो कंगना रनौत को जब मान लीजिए, मैं कहता हूं कि हिंसा, किसी भी हिंसा की प्रशंसा नहीं की जा सकती। और जो कंगना रनौत वाला जो कंगना रनौत एपिसोड है उसकी जितनी निंदा हो सके होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेडी ने एक वर्दी में सेंट्रल फोर्सेस की, जिसको कंगना रनौत कह रही है कि ये टेररिज्म बढ़ने जा रहा है, तो वो सेंट्रल फोर्सेस की एक जिम्मेवार अधिकारी है। तो इसकी वजह बहुत बड़ी है। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों चैनल के साथ और मैं बात कर रहा था कंगना रनौत पे, तो कंगना रनौत को अब ये समझ लेना चाहिए कि शी इज नॉट ओनली एन एक्ट्रेस, वो इस समय देश की एक ऐसी संस्था की, कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी संस्था की एक पार्सल है उसका, कि उनका बोले हुए का कुछ भी मतलब है। और फिर वो जो देश की एक इतनी बड़ी पार्टी जो ये दावा करती थी कि मैं दुनिया की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उनके बजरिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंगना रनौत जो बोलती है उसका मतलब ये जाएगा कि ये उनकी पार्टी बोल रही है। और अभी तक कंगना रनौत के इस बयान पर भाजपा की तरफ से कोई डिनायल या कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। अभी तक भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं। तो वो एक सामान्य घटनाक्रम के रूप में अगर हम इसे लें तो ये घटना जब घट जाती है तो उसी समय पुलिस जो है वो हरकत में आती है। उस जो एक्यूज पुलिस कर्मचारी या अधिकारी लेडी है उसको वो अरेस्ट कर लेती है और तुरंत उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो यहाँ ये एपिसोड को विराम मिलना चाहिए, उसकी जांच पूरी होने तक, रिजल्ट आने तक कि क्या है और फिर उसको सजा क्या मिलती है, ये वहां तक उसको ये विराम मिल जाना चाहिए था।
लेकिन ठीक 15 से 20 मिनट बाद कंगना रनौत जो है वो अब एक वीडियो अपलोड करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मुझे मेरे प्रशंसकों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि पंजाब में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है उसको हैंडल कैसे करना, ये उनके शब्द हैं कि उसको कंट्रोल या जी उसको जी हैंडल बिल्कुल। कैसे किया जाना, नियंत्रण कैसे किया जाना है। तो ये मुझे लगता है कि एक प्री ड्राफ्टेड वेल ड्राफ्टेड एक जो डायलॉग है जैसे एक फिल्म में डिलीवर करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक गैप है उस वीडियो के आने में, आधे घंटे का गैप है। तो वो एक शंका पे व्यक्त करता है कि क्या ये कंगना रनौत का अपना कहा हुआ है। अगर कंगना रनौत के अंदर से ये बात निकली होती तो वो झगड़े के समय कहते कि यू आर टेररिस्ट, यू आर फलाना कुछ बोलती, यस लेकिन ये उस समय उसके अंदर से ये चीजें नहीं निकली जब निकलनी चाहिए थी। जैसे उस लड़की के अंदर से निकला कि तूने मेरी माँ वहां बैठी थी, तू 100 रुपए की बात, ये लड़की की उत्तेजना जो है उसकी भावनाओं से उपजी है। वर्दी के भावनाओं दायरे में से वो गलत है, वर्दी के दायरे में वो गलत है। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल ये कई शंकाएं पैदा करने वाला घटनाक्रम है। तो इसलिए मुझे इसीलिए लगता है कि पंजाब के संदर्भ में जो नई केंद्र सरकार बनी है, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव था और इसको ढंग से हैंडल करने की जरूरत थी। कल देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है, कल रियासी में कितनी बड़ी घटना हुई है, जी आपको शांति आपके जी ध्यान में होगा। ये जी जी शांति जी कृपया अपनी बात जारी रखें शांति जी जी। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि पंजाब और जो अब पंजाब हिमाचल सगे मतलब भाई हैं, मतलब इनमें से निकल के बस वैसे तो हमारा देश ही एक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं तो पंजाब और हिमाचल में कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे हिमाचल के लोग पंजाब में, हिमाचल के लोगों का, पंजाब के सारे लोगों का बिजनेस हिमाचल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल और ये अगली शांति घटनाक्रम जी बिल्कुल मैं शांति जी अगली बात ना रविंदर वासन से जोड़कर जम्मू कश्मीर में लाना चाहता हूं, चूंकि देवभूमि हिमाचल का पंजाब जम्मू कश्मीर से बहुत रोटी बेटी का साथ है। वहां के राजा, यहाँ के राजा, और हमारे साथ रविंदर वासन जी चाहे देवभूमि के हैं मगर इनकी शादी भी हमारे जम्मू में हुई है, तो ये हमारा बड़ा अच्छा इनसे संबंध है। रविंदर वासन जी राकेश शांति दूत अकेले पंजाब का नहीं है जी, राकेश शांति दूत तो पूरे भारत का है, पूरे भारत का है, आया इसमें मैं कोई सवाल भारतीय। नहीं शांति जी। मेरे लिए मतलब हम पहले हम जो भारतीय हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब आजादी के बाद इकट्ठे हुए हैं, मेरी आस्था ये है बिल्कुल कि वो सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा, या तो हम उसको बदल दें, फिर हम इतनी बड़ी मेजोरिटी में आए थे तो इसको बदल दें, फिर यहाँ तो नहीं ना यहाँ पर शांति जो जी वही इसमें तो है उसको मान। बदलने शांति जी बदलने की बात की तभी तो ऐसे बहुत से नतीजे हैं। उसी संविधान को सारा आदर करते हैं जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। रविंदर वासन जी आप जम्मू पर भी पूरी नजर रखते हैं और बिल्कुल जैसे शांति जी ने कहा चाहे 5 दरियाओं की धरती है, देवभूमि है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भी घटना हुई जैसे पंजाब में हुई है। बारामूला से फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को चारों खाने चित किया एक ऐसे शख्स ने जो 2 बार पहले एमएलए तो रहा है, मगर जब से धारा 370 यहाँ हटी थी 2019 में, इंजीनियर रशीद को जेल में डाला गया है और उससे बहुत से राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हैं, अभी सजा नहीं मिली है, वो भी जीत गया। और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव भी आने वाले हैं कह रहे हैं। हालांकि रात की जो दुखदाई घटना है ये हम आप सबको, भारत सरकार को, हर राज्य को उनके कान खड़े हो जाने चाहिए। जब प्रधानमंत्री पूरा नया मंत्रिमंडल तैयारी में था शपथ लेने के, तो जो दुखदाई घटना हुई है, आतंकवादियों ने जिस योजनाबद्ध तरीके से भोले शंकर के जाने वाले शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, उनकी निर्मम हत्याएं की हैं और इधर से आतंकवाद पनपा है। कई बार शांति जी के साथ हम जब चर्चा करते हैं हमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गया नहीं है, सुरक्षा बल वाले 2-4 आतंकवादियों को मारकर अपनी पीठ तपाते हैं, वो कतई सही नहीं है। और जब जब हमारी सुरक्षा बलों ने कहा कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, अगली बारी एक से एक धमाके हुए। अभी भी यही हाल हुआ, उधर सरकार बन रही है और इधर इतना बड़ी दुखदाई आतंकवाद की घटना हुई और रात को दिल रो रहा था जब हमने उन शवों को देखा। अब पहले तो कह रहे चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, अब शायद साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया है ये। और आपके हिमाचल में जो खबर आ रही है कि जब इसी राजौरी पुंछ से आतंकवादी चले, ये उधमपुर
रियासी से होते हुए कठुआ पहुंच गए। कठुआ का एक हिस्सा आपके हिमाचल से लगता है, दूसरा डोडे से लगता है, और वहां तक आतंकवादी पहुंच चुके हैं, सुरक्षा बल वालों ने पकड़ नहीं पाए हैं। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है? ये कुछ अलगाववादी जो थे, हालांकि आरोपी हैं, वो लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं, उसमें इंजीनियर रशीद भी है। और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होने जा रहे हैं, कहते हैं चुनाव की बात, अब आपको लगता है कि अगर कहीं चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े धुरंधर जो है धूल चाट गए हैं? भाजपा तो कश्मीर की 3 सीटों से भाग ही गई, लड़े ही नहीं। तो आपको ऐसे में जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसा लगता है, और क्या लगता है आपको ऐसे में चुनाव होंगे, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं? जी सर, ये तो वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है, और ये सिक्योरिटी लैप्स भी है कि इतनी सेना होने के बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे। तो ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट लीडरशिप के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि इसका फर्क तो पड़ेगा। चुनाव अभी तक ये मेरे ख्याल टालेंगे, अभी तक शायद ये सेंटर भी तैयार नहीं है मेरे ख्याल चुनाव करवाने के लिए। और धारा 370 के टूटने के बावजूद भी ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर तो कोई लैक है ना। कि न केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, देश के परिप्रेक्ष्य में, और आप ही के 5 दरियाओं की धरती का पड़ोसी पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कुल मिलाकर आखिर में आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ना जी, मैं वैसे अगर मुझे आज्ञा दें तो भाई साहब से हिमाचल थे कि मैं हिमाचल पे भी एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हिमाचल में जैसे अनुराग, जैसे मतलब भाजपा के जो रिप्लेस किए जाने के लिए, नेशनल प्रेसिडेंट पे रिप्लेस किए जाने के लिए जो आए जाने वाले एक बड़े चेहरे थे, वो मोदी जी ने सारे मंत्रिमंडल में ले लिए हैं। और जेपी नड्डा भी मूल रूप से हिमाचली है, लेकिन उनका ज्यादा जीवन बिहार में बीता है। वो जब शांता कुमार जी ने जब उन्हें एक नया चेहरा देना था, तब उन्हें बिलासपुर सदर से चुनाव लड़ाया गया था। मैंने अपनी जिंदगी में पहला इलेक्शन जो कवर किया था, नड्डा जी का ही किया था। तो वो अब बेसिकली हिमाचल के होने की वजह से तो वो लगता है कि हिमाचल को रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन वास्तव में जितनी प्रचंड जीत भाजपा ने हिमाचल में हासिल की है, वहां वैसी रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में हिमाचल को भी नहीं दी गई। और उन्हें एक मतलब शासन करने के लिए पार्टी पे भी कंट्रोल चाहिए। तो अनुराग ठाकुर जो हैं, वो जूनियर मोस्ट होने के बावजूद जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय में रहे हैं वहां पे, जैसे मोदी जी ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था कि जिसमें लोग यस सर कहने वाले लोग होते हैं, इस बार थोड़े मंत्री सख्त ले लिए हैं, लेकिन कंट्रोल पार्टी पे चाहिए। तो ये निश्चित है, मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन जो एक नई पॉलिटिक्स मुझे दिखती है हिमाचल में बनाए जाने की, मेरा जो आकलन है, जैसे रवनीत बिट्टू को हारे हुए को भी यहाँ दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आनंद शर्मा जो कांगड़ा से हारे हैं, वो आने वाले समय में कांग्रेस जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे हिमाचल से। ये मेरा अपना आकलन है। और हो सकता है कि उन्हें धूमल परिवार का प्रभाव घटाने के लिए जो एक टॉप पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट, जो इलेक्टेड पोस्ट होती है, मैं उसको अभी वो नहीं करूंगा, फ्रेम में नहीं लाऊंगा कि कौन सी कुर्सी है। तो मुझे लगता है कि आनंद शर्मा भाजपा को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आने का उनका इंतजाम किया जा रहा है। अदरवाइज वो उन्हें यहाँ आने का मतलब ही ये है, क्योंकि वो बेसिकली वो राज्यसभा से आने वाले लोग हैं आमतौर पे। उन्हें लोक राज में लाने के लिए कि उन्हें एक चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का, उसका एक बड़ा मतलब है। तो दूसरी बात, आपने कहा था कि आप लास्ट कमेंट दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये देश के अटूट अंग हैं। यहाँ के सिख हैं, यहाँ के हिंदू हैं, कोई भी हैं,
वो बगावती नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। वो अगर अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगते हैं तो उन्हें देशद्रोही या बागी चिन्हित ना किया जाए, जो 50 साल तक कांग्रेस करती रही है। मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस से वो लिगेसी ले रही है, सिर्फ राज नहीं ले रही, वो लिगेसी भी इन स्टेटों के साथ साथ इनके नजरिए से ले रही है। मुझे लगता है कि इस नई सरकार को ये चाहिए कि ये जो तीनों जो हैं, मैं हरियाणा को भी जोड़ लीजिए, ये बॉर्डर से लगे हुए हैं एक तरह से, तो ये सिरमौर प्रदेश है, भारत के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति वाले, भारत के अन्नदाता के रूप में, विदेशों से पैसा लाके देने के रूप में, सरहदों की सुरक्षा के रूप में, ये देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन्हें विशेष दर्जा चाहे ना दे, लेकिन इन्हें एक विशेष नजरिए से जरूर देखे और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ इन जो राज हैं, जो अब धारा 370 तोड़ के बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन उसके बाद जो धारा 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर में के जो नागरिक हैं, वो चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उन्हें उस नजरिए से हमें देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो नई सरकार बनी है केंद्र में, उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन चारों स्टेटों को इनका विकास कैसे हो, ये देश के विकास में भागीदार कैसे बने, देश के प्रति इनकी जो अटूट एक श्रद्धा है, जो थोड़ा सा व्यवधान पड़ा वैसे में कंक्लूडिंग मार्क साहब के, मैं समझता हूं कि बात हमारी लगभग पूरी को